चलो भाई सुनो, बस आवाज़ नहीं, सब लोग बात को ध्यान से सुनिएगा। सुनिए, लास्ट जो क्लास हमने ली थी ना, उस आखिरी क्लास के अंदर हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था स्टोक्स लॉ, और इससे पहले हमने शुरुआत की थी एक टॉपिक की जिसका नाम था विस्कोसिटी। भाई मैंने आप लोगों को बोला है कि ना क्लासेस को मत मिस किया कर। अब विस्कोसिटी वाला पार्ट कई बच्चों का छूट गया, जिनका छूट गया उन्हें आज ना समझने में दिक्कत रहेगी, इसलिए अब तो क्लास मिस हो गई, अब मत करना, ध्यान से सुनना और गौर से समझना जो पढ़ाने जा रहा हूँ। अगली क्लास में ना हम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और वो इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक होगा जिसका नाम है सरफेस टेंशन, और वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लासेस मिस करोगे तो आपको ना भाई प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। अब सुनिए ध्यान से, लास्ट क्लास में हम लोगों ने विस्कोसिटी स्टार्ट किया था, उसके बारे में हमने पढ़ा, प्रैक्टिकली समझा और जाना। फिर हमने एक लॉ पढ़ा था जिसका नाम क्या था, स्टोक्स लॉ। और स्टोक्स लॉ के बाद आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। तो ढंग से समझते हैं टर्मिनल वेलोसिटी है क्या, उसे कैसे फॉर्मूला उसका डिराइव करेंगे, और आपको रियल लाइफ में टर्मिनल वेलोसिटी कहां कहां नजर आती है। बिल्कुल गौर से और तसल्ली से समझना। सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी। चलो भाई बस बातें नहीं और ध्यान से सुनेंगे सब लोग। सभी लोग सामने की तरफ ध्यान दो, सुनो। देखो, कहा जाता है कि जब कभी किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डाला जाता है, वो भी ऐसे लिक्विड में जिसमें वो सॉलिड डूब जाए, तो अक्सर एक बात नोटिस की गई है कि जब हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर डालते हैं तो वो लिक्विड जो के अंदर ना सॉलिड जब नीचे की ओर जाना स्टार्ट करता है, तब नीचे की तरफ जाते वक्त ना उसकी रफ्तार बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और एक टाइम पर आने पर उसकी रफ्तार ना सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो जाती है, और उसके बाद उसकी रफ्तार क्या हो जाती है, बिल्कुल कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी को हम एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। सामने ध्यान दीजिए सब लोग, बिल्कुल फोकस करके सुनो। जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास इस तरीके का कोई भी एक वेसल है, जो मैंने ऐसे करके बना दिया आप लोगों के सामने, ये रहा एक सिंपल सा वेसल। और ये जो वेसल आप देख रहे हैं, इस वेसल के अंदर ना मान लीजिए आपने कोई लिक्विड भर रखा है। मैंने मान लिया कि जो लिक्विड इसके अंदर है वो वाटर है, या कोई भी लिक्विड आप ले सकते हैं, इस तरीके से कोई एक लिक्विड है। हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब आप किसी भी बॉडी को अपने हाथ में लेकर के छोड़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो ग्रेविटी की वजह से कहाँ गिरना शुरू हो जाता है, नीचे की ओर। और ऐसा ही इसके अंदर भी हुआ। हमने एक बॉडी को लिया और ले करके स्फेरिकल बॉडी को उठाया और इस लिक्विड के अंदर डाल दिया ताकि वो नीचे की ओर गिरे ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और जाहिर सी बात है ये अपने ही वेट की वजह से नीचे की ओर जाना शुरू हो गया, ग्रेविटी इसे खींच रही थी, इसके वजन की वजह से कहाँ जा रहा था, नीचे। अच्छा, जब मैंने इसे अपने हाथ में पकड़ रखा है, अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। जैसे ही छोड़ा भाई, ग्रेविटी ने इस पे अपना फोर्स लगाया और इसको नीचे की ओर खींचना शुरू किया, इसकी रफ्तार बढ़नी शुरू हो गई। अच्छा, इसकी रफ्तार ना लिक्विड में बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, एक टाइम पर इसकी रफ्तार कैसी होगी, मैक्सिमम, और उसके बाद से रफ्तार बढ़ना बंद। अब ये बॉडी गिर तो रही है लेकिन अब उसकी मैक्सिमम रफ्तार ही कांस्टेंट हो गई है, और उसी कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी से बॉडी कहां गिर रही है, नीचे। और इसी कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी को एक नाम दिया गया और इसे कहा गया टर्मिनल वेलोसिटी। अब सवाल ये आता है, सर ऐसा क्यों? बॉडी अगर गिर रही थी तो हमारे हिसाब से तो ग्रेविटी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, वो भी कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे तो लगता है कि बॉडी को गिरते रहना चाहिए और हर एक सेकंड में उसका वेलोसिटी को क्या होना चाहिए, इंक्रीज। लेकिन आप कह रहे हो वेलोसिटी बढ़ती जाती है, फिर एक टाइम पर मैक्सिमम, उसके बाद बढ़ना बंद, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी नीचे गिरती है। उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ऐसा क्यों होता है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। अब फाइनली मैं आपको डेफिनेशन लिखवाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले बात सुनना। जब किसी बॉडी को किसी लिक्विड या फ्लूइड में गिराया जाता है, फ्लूइड का मतलब समझ गए, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है, मैं गैसेस के बारे में बताऊंगा और लिक्विड के बारे में बताऊंगा। गिराया जाता है तब शुरुआत में उसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, और एक टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम, और उसके बाद वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाती है, और इसी कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी को कहा जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। आप लिखिए पहले इसकी डेफिनेशन, हेडिंग लिख लीजिए सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी, और अब लिखिए द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी acquired by a body, acquired by a body while falling
through a viscous medium, while falling through a viscous medium, is called its terminal velocity. 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 अच्छा, अब सुनिए ज़रा ध्यान से, आखिर ऐसा होता क्यों है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई, कोई चोरी चारी करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान दो इधर, क्या ज़रूरत है चुपके से बात कर लेने की? कुछ सीखना है तो आपको इधर ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है? आप जो चीज़ें अभी यहाँ पढ़ोगे ना भाई, आप हाँ बोलिए। हाँ हाँ तो जब वो पानी में आएगा तो वो पानी से फोर्स करेगा। हाँ, तो फिर पानी से हम लेवल देख रहे हैं कि वो इंक्रीज और कांस्टेंट हो रहा है या फिर नहीं 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 नहीं, मैंने एक्चुअल में लिखवाते वक्त भी और बताते वक्त क्या, जब कोई भी ऑब्जेक्ट बॉडी जो पानी में डूब सकती है, पानी के अंदर जा सकती है, जब उसे लिक्विड में गिराया जाता है, आपने लिक्विड लेवल यहाँ पर है, आपने यहाँ से गिराया, तो ये गिरना तो हमने पढ़ रखा है, तो सिंपल फ्री फॉल वाला केस होता है। तो हम तब की बात करें जब वो लिक्विड के अंदर एंटर कर गया, तब एंटर करते वक्त भी ग्रेविटी तो उसको खींचती है, वो तभी भी गिरते गिरते उसकी रफ्तार बढ़ती ही है, और हमें लगता है ग्रेविटी की वजह से बढ़ती ही रहनी चाहिए, लेकिन वो रफ्तार बढ़ते 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 एक टाइम पर मैक्सिमम हो जाती है और उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाती है। तो ये सब कुछ ना हम फ्लूइड के अंदर की बात कर रहे हैं, हम अभी लिक्विड के बारे में सेंस में बात कर रहे हैं। वैसे सच में बोला जाए तो जब आप बॉडी को ऊपर से गिरा रहे हो तो वहाँ पे भी तो एयर है, एक्चुअल में वहाँ पे भी क्या है, फ्लूइड, लेकिन हम उसके बारे में बात करेंगे, एयर के बारे में, गैसेस के बारे में। अभी हम सिर्फ मेनली लिक्विड के सेंस में डिस्कशन कर रहे हैं। अब बात समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? आप एक मेटल की छोटी सी बॉल लीजिए, उसे ज़मीन पर ऐसे छोड़ दीजिए गिरने के लिए, तो वो जल्दी गिर जाएगी, और इसी मेटल की बॉल को आप पानी में छोड़ दीजिए तो वो गिरेगी, लेकिन गिरने में क्या लगेगा, टाइम, और दोनों की रफ्तार सेम नहीं होगी। लेकिन ना जब आप उसे नॉर्मल हवा में छोड़ेंगे तो वो एकदम से नीचे जाएगी और उसकी रफ्तार बढ़ती चली जाएगी। पानी में ऐसा नहीं होगा, रफ्तार बढ़ेगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, और उसके बाद उसी कांस्टेंट रफ्तार से वो बॉडी नीचे गिरती जाएगी, और जिस रफ्तार से गिरेगी उसी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। अब आखिर ये है क्या? सुनो भाई, ध्यान से सुनना, आखिर ऐसा क्यों होता है उसको मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, मैं आप लोगों के सामने फिर से एक सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूँ, और हम इसी डायग्राम से इस एक्सप्रेशन को निकालेंगे। और जिस टॉपिक के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, ये भाई कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बहुत सारे सवालों के जवाब आप लोगों को इससे मिलने वाले हैं, और बिल्कुल गौर से और ध्यान से समझिएगा ज़रा। ये मैं इस तरीके का वेसल आपके सामने यूँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहा मान लीजिए एक वेसल। अच्छा, इस वेसल के अंदर ना लिक्विड भरा हुआ है। आप मान लीजिए जो लिक्विड है वो कोई ऑयल भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। चलो हमें थोड़ा आसान लगे इसलिए हम मान लेते हैं कि इसके अंदर ना ऑयल फिल्ड हो रखा है इस तरीके से। अब मैं आपको ना एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि आखिर क्यों ऐसा होता है। ये थोड़ा सा ना ठीक करके बना लेते हैं, इसमें ना यहाँ गड़बड़ हो रखी है ज़रा सा, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं ऐसे करके। अब मुझे ये बताना है आखिर ऐसा होता ही क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या, इसके पीछे का रीज़न क्या। सुनो, मान लीजिए आपने ना एक बॉडी को इसके अंदर डाला, और वो बॉडी ना हम स्फेरिकल ही लेके चल रहे हैं, कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया इस चीज़ को। इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। जाहिर सी बात है, अगर आप इसे लिक्विड में डाल रहे हैं तो जिस लिक्विड में डाल रहे हैं मान लीजिए उसकी विस्कोसिटी कितनी है, ईटा, और सपोज कर लीजिए आपकी ये बॉडी जब जाएगी पानी के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है इसका वेट कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, और यही वेट इस बॉडी को कहाँ खींचेगा, नीचे की तरफ। अच्छा, वैसे आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने स्टोक्स लॉ पढ़ा था, और स्टोक्स लॉ में हमने ये पढ़ा था कि अगर आप लिक्विड में आगे की ओर भागते हो तो विस्कस फोर्स आपके ऊपर कहाँ लगेगा, पीछे की ओर। इसका मतलब अगर बॉडी नीचे की ओर गिर रही है तो ऑब्वियस सी बात है जो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है यानी कि विस्कस फोर्स है वो कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर, दैट इज एफ वी। और अगर मैं आपसे बोलूँ एफ वी कितना होता है विस्कस फोर्स, तो याद होगा 6 पाई ईटा आर वी, और साथ में यहाँ एक नेगेटिव साइन भी था, याद है ना, क्योंकि ये दिखाता है कि जिधर बॉडी जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब आप बोल सकते हैं सर हमारी बॉडी ना नीचे की ओर जा रही है, और मान लीजिए इसकी जाने वाली वेलोसिटी कितनी है, v, और इसी वेलोसिटी की मैक्सिमम जो वैल्यू होगी आप उसी को क्या बोलोगे, टर्मिनल वेलोसिटी। अब सुनना ध्यान से, आप एक बात बताइए, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा बाइंड फोर्स के बारे में, सुना है ना? आप अगर किसी चीज़ को पानी में डालते हैं तो बाइंड फोर्स लगता है उसके ऊपर, और वो कहाँ लगता है, ऊपर की तरफ। उसे आप चाहो तो अप थ्रस्ट भी बोल सकते हो, यही कहा जाता है। ये सुना होगा सभी लोगों ने। किसी को पता है बाइंड फोर्स कितना लगता है किसी बॉडी पर?
चलो अभी बात करते हैं इस बारे में। लेकिन हाँ, इतना तो आप लोगों को पता है कि हाँ एक और फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि बाइंड फोर्स होता है। इसे आप अप थ्रस्ट भी बोल सकते हो, और मैं उसको किससे दिखा देता हूँ, यू से। अब कहानी होती क्या है, जरा ध्यान से सुनो। जब आप इस बॉडी को पानी में या किसी लिक्विड में पकड़ के रखते हो, तब इसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। जैसे ही वेलोसिटी जीरो होती है, आपने जैसे ही हाथ हटाया, ग्रेविटी ने फोर्स लगाना शुरू किया, या अपने वेट की वजह से ये बॉडी अब पानी के अंदर या लिक्विड में कहाँ गिरना शुरू होती है, नीचे। अब क्योंकि ग्रेविटी नीचे फोर्स लगा रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये बॉडी नीचे की ओर गिरना शुरू हो रही है, तो जब ये नीचे गिरेगी तब इसकी वेलोसिटी क्या होनी शुरू हो जाती है, इंक्रीज। अच्छा, जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, आपका ये जो विस्कस फोर्स है, इसकी वेलोसिटी बढ़ने की वजह से ना विस्कस फोर्स भी क्या होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज, बिकॉज दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। आपकी बॉडी और तेज नीचे से गिरेगी, और तेजी से गिरेगी, वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ेगी, और आपका विस्कस फोर्स भी और ज्यादा बढ़ता जाएगा। इस तरह से जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी, वैसे वैसे विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स दोनों मिल करके किसको बैलेंस कर देंगे, आपके इस वेट को। और उस वक्त जितना फोर्स ऊपर की तरफ, उतना ही फोर्स नीचे की तरफ, और दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, और इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। और न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है, तो जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पर रहेगा, और जो मोशन में है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में बना रहेगा, और इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, और वो अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से अब कहां मूव करना शुरू करेगा, नीचे की तरफ, और इसी मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी को कहा जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी। आई थिंक सबको मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर। मैं एक बार फिर से समझाता हूं। जब आप इस बॉडी को लिक्विड में हाथ से पकड़ के डालेंगे, उस वक्त इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। जैसे ही छोड़ोगे, ग्रेविटी की वजह से या ग्रेविटेशन की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इसे कहां खींचेगा, नीचे, ड्यू टू इट्स वेट। और जब ये नीचे जाएगा तब इसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे ऊपर, एक थ्रस्ट जो कि अपवर्ड थ्रस्ट है बाइंड फोर्स की वजह से, और एक फोर्स ऑफ विस्कोसिटी जो इसकी विस्कोसिटी की वजह से लगेगा। दो फोर्स ऊपर और एक फोर्स कहां लगेगा, नीचे। स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से या जी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, आपका ये जो विस्कस फोर्स है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज। और एक वक्त ऐसा आएगा जब इसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाएगी कि इन दोनों का टोटल मिल करके वेट के बराबर हो जाएगा, और ये दोनों फोर्सेस नीचे वाले वेट को बैलेंस कर लेंगे, तब इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। और अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है तो जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पर रहेगा, और जो मोशन में है वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से, वो उसी वेलोसिटी से किसमें रहेगा, मोशन में। और अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरने लगेगा, और इसी मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी को कहा जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी। अब आप नीचे इस बारे में लिखिए। As the body falls through a medium, comma, its velocity goes on increasing. Its velocity goes on increasing due to gravity. Due to gravity. Full stop. Therefore, the opposing viscous force also goes on increasing. Full stop. A stage reaches when the true weight of a body is just equal to the sum of the upward thrust. Due to
buoyancy, B-U-O-Y-A-N-C-Y, B-U-O-Y-A-N-C-Y, and the upward viscous force, and the upward viscous force. Full stop. At this stage, there is no net force acts on the body. There is no net force acts on the body. Hence, it starts falling. Hence, it starts falling. It starts falling with a constant velocity, which is called terminal velocity, which is called terminal velocity, which is called terminal velocity. चलिए भाई, अब बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अब हम ना इस टर्मिनल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। हेडिंग लिखिए एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। चलिए जी, अब इधर ध्यान दीजिए, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। चलो सुनो, एक एक करके चीज़ों को समझना शुरू करते हैं भाई। सुनो, मान लीजिए ये रही आपके पास एक स्फेरिकल बॉडी, और इस स्फेरिकल बॉडी का कुछ रेडियस है, और वो रेडियस कितना है, r। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके अंदर बॉडी स्फेरिकल भी जा सकती है, क्यूबिकल भी जा सकती है, सिलिंड्रिकल भी जा सकती है, कैसी भी शेप की बॉडी जा सकती है। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमें इस बॉडी को स्फेरिकल ही लेना है। हमारे सिलेबस में ही कौन सी बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी। आपको कभी भी किसी और बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, सिलेबस में डेरिवेशन ही स्फेरिकल का, इसलिए हमें वही करना है। तो मान लीजिए मेरे पास एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस कितना है, r, और सपोज कर लेते हैं इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, रो। आपने उसे ना एक लिक्विड में डाल दिया जिसकी विस्कोसिटी कितनी है, ईटा, और उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। ये बोलते हैं रो, एंड दिस इज द सिग्मा। जब आपने इसे छोड़ा तब इसके ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे थे, 3। एक इसका वेट, दूसरा विस्कस फोर्स, और तीसरा अपवर्ड थ्रस्ट। चलिए एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं, और ध्यान से सुनना, फिर जब मैं लिखवाऊंगा तब आप इसे लिख लीजिएगा। सबसे पहला नंबर 1, अगर मैं आपसे बोलूं बॉडी का वेट कितना लगेगा, तो आप सब बोलोगे सर बॉडी का वेट क्या होता है, दैट इज mg। अच्छा, m क्या है, मास। मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। कोई बताएगा इस बॉडी का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई इंटू r का क्यूब। तो यहाँ पर है मास का फॉर्मूला डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, और ग्रेविटी की जगह g एज इट इज। तो आप इसे चाहे तो लिख सकते हैं w इज इक्वल टू में 4/3 पाई इंटू में r क्यूब रो, और यहाँ पर आ गया g, और यहाँ नीचे एरो डाल देता हूँ ताकि पता चल जाए कि पहला फोर्स बॉडी पर कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पर आता है दूसरा वाला फोर्स, उसको पता करते हैं। दूसरा फोर्स है आपका अपवर्ड थ्रस्ट, जिसको मैंने किससे दिखाया, u से। अब इसके बारे में आप ध्यान से सुनना, ये ना बायंट फोर्स है भाई। आप लोगों ने पहले पढ़ा है, नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता। अच्छा, पहले ना हमारे सिलेबस में बहुत पहले बायंट फोर्स था, पूरा टॉपिक था, ढंग से पढ़ाना होता था। अब वो टॉपिक है ही नहीं, सिर्फ यहाँ यूज़ है, इसलिए मैं यहाँ पे जो यूज़ है वो बताने जा रहा हूँ। देखिए, कहते हैं, ध्यान से समझना और प्रैक्टिकली चीज़ों को जानना, वरना मेरे को पता है कैसे निकालना है, मैं बता के आंसर निकाल सकता हूँ। समझना ध्यान से। लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसे आप जैसी शेप के बर्तन में डालोगे वो वैसी ही शेप में आ जाता है। आप एक बात बताइए, अगर मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सा बर्तन है, उसमें आपने ना पानी भर रखा है, सपोज कर लीजिए, और मैंने ना उसमें एक फुटबॉल डाल दी। अगर मैं फुटबॉल को पूरा पानी में दबाने की कोशिश करूंगा तो वो फुटबॉल क्या करेगा, पानी को हटाएगा और खुद पानी की जगह पर अपने आप को फिट करेगा। अगर मैं फुटबॉल को पूरा पानी में डाल दूं तो कोई बच्चा बता सकता है कि पानी का जो लेवल है वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर की तरफ, और पानी उतना ही ऊपर उठ जाएगा जितना वॉल्यूम किसका है, फुटबॉल का। मान लीजिए फुटबॉल छोटी सी है तो पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, फुटबॉल बड़ी है तो पानी का लेवल ज़्यादा बढ़ेगा। इससे पता लग रहा है कि फुटबॉल ना पानी के वॉल्यूम को या पानी को वहाँ से क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है।
अच्छा, आपने जब तक फुटबॉल को दबा रखा है तब तक तो पानी का लेवल कैसे रहेगा? ऊपर। जैसे ही आप हाथ हटाओगे वो पानी चारों ओर से क्या अप्लाई करेगा? फोर्स, और फुटबॉल को ढकेल के कहाँ ले जाएगा? ऊपर। और वापस जो जगह फुटबॉल ने ले ली थी पानी की, लिक्विड की, पानी वापस अपनी जगह पर फिर से पहुंच जाएगा। इसका मतलब लिक्विड ना अपनी जो जगह जो फुटबॉल ने घेर ली थी उसको वापस पाने के लिए फुटबॉल के ऊपर फोर्स लगाएगा और उसे हटा देगा और अपनी जगह पर वापस पहुंच जाएगा। और यही फोर्स जो लिक्विड ने लगाया उसी को आप लोग क्या बोलते हो? अप थ्रस्ट, या फिर आप इसे बोल सकते हो कौन सा फोर्स है? बाइंड फोर्स। मेरी बात समझ रहे सब लोग? अब जब हमने ये पता किया कि बाइंड फोर्स कितना होता है, कैसे नापा जाए, तो पता ये चला कि कोई भी बॉडी जितना ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करेगी उसके ऊपर बाइंड फोर्स भी उतना ज्यादा होगा। एक छोटी सी बॉल लीजिए और एक इतनी बड़ी फुटबॉल ले लीजिए और दोनों को पानी में डिप कीजिए, तुम्हें क्या लगता है किस पे बाइंड फोर्स ज्यादा लगता हो? फुटबॉल पर, क्योंकि उसने किसको ज्यादा हटा दिया? लिक्विड के वॉल्यूम को ज्यादा डिस्प्लेस किया। तो जब साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंटली इस चीज को चेक किया तो उन्हें एक बात पता चली। उन्हें यह पता लगा कि किसी भी बॉडी को जब हम लिक्विड में डुबोते हैं तब ना जो उसके ऊपर अपथ्रस्ट लगता है या जो बाइंड फोर्स लगता है वो उतना ही लगता है जितना वेट का लिक्विड क्या हो रखा है? डिस्प्लेस। मतलब अगर आपने इसको इसके अंदर डाल दिया और इस बॉल ने इसके 5 किलो वॉल्यूम को हटा दिया, कितना अब मास हटा दिया? 5 किलो, तो इसका मास कितना है? 5, और ग्रेविटी कितनी है? 10। 5 इंटू 10 कितना हो गया? 50। तो इसका मतलब है कि अब इस बॉल के ऊपर जो थ्रस्ट लगेगा ना वो कितनी न्यूटन का लगेगा? 50 न्यूटन। तो कहा जाता है कि जो आपका बाइंड फोर्स है, दिस बाइंड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। मीनिंग समझ गए? अगर किसी बॉडी ने ज्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस किया तो उसका वेट कैसा होगा? ज्यादा, और जितना वेट है उतना ही उसके ऊपर क्या लगेगा? बाइंड फोर्स। अगर किसी बॉडी ने कम लिक्विड को डिस्प्लेस किया तो उसका वेट कैसा होगा? कम, तो जो बाइंड फोर्स लगेगा वो भी कैसा लगेगा? कम। इसका मतलब यह है कि इसने जितना लिक्विड हटा दिया उसका जितना वेट है उतना ही इसके ऊपर क्या लगने वाला है? बाइंड फोर्स, या फिर कहिए अप थ्रस्ट लगेगा। तो अगर मैं इस सेंस को समझूं तो सुनना ध्यान से, अप थ्रस्ट का मतलब हो गया सर ये भी किसके बराबर है? वेट के बराबर। तो वेट के लिए मान लो आपने जो बॉडी इसके अंदर डिप की है, बॉडी ये जो स्फेरिकल बॉल है, इसने लिक्विड के कितने मास को हटा दिया? मान लेते हैं m डैश, और इनटू में g से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। समझ रहे सब लोग ना? अच्छा, अगर मैं इसे लिखूं तो जैसे इसके लिए लिखा ना मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो आप इसके लिए भी लिखो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। लेकिन ये किसका मास है? लिक्विड का, तो डेंसिटी भी किसकी लोगे? लिक्विड की। लेकिन वॉल्यूम तो उतना ही हटेगा ना जितना वॉल्यूम किसका है? उस स्फीयर का। तो वो कितना है? 4/3 पाई इंटू में r का क्यूब, और साथ में यहाँ पर कितना आ जाएगा? g। अब आप इसे थोड़ा तरीके से लिखना चाहें तो आप इसे लिख लीजिए u इज इक्वल टू में 4/3 पाई इंटू में आ जाएगा आर क्यूब सिग्मा इंटू में जी, और इसके यहाँ पे एरो ऊपर की तरफ लगा देते हैं ताकि पता चले कि ये फोर्स कहाँ लग रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन। ऐसे ही अगर मैं तीसरे वाले फोर्स की बात करूं तो तीसरा फोर्स तो लास्ट क्लास में पढ़ा ही चुका, दैट इज विस्कस फोर्स। उसको आप सीधा क्या लिखेंगे? एफ वी बराबर में 6 पाई ईटा आर वी, जो कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं इस बॉडी के ऊपर, और ये तीनों मिलकर के इसके ऊपर नेट फोर्स कितना कर देंगे? 0, और उसकी मदद से हम इस टर्मिनल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे? उससे पहले आपको जो बोल रहा हूं वो लिखना शुरू कीजिए। देखिए जरा सब लोग, कंसीडर a spherical body of radius small r. Consider a spherical body of radius small r and density rho. Falling through a viscous liquid, falling through a viscous liquid of density sigma, and coefficient of viscosity eta, and coefficient of viscosity eta. Full stop. Next line में लिखिए, as the body falls, as the body falls, comma, various forces acting on the body, various forces acting on the body are, अब आप इसे लिख लीजिए,
और डायग्राम भी बना लीजिए और जल्दी कीजिएगा सब लोग। हाँ, लेकिन हमने ना वो डायरेक्शन को तो डायग्राम में ही दिखा दिया ना, इसलिए नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे की ओर खींच रही है। स्टार्टिंग में ग्रेविटी तो ग्रेविटी वेट, क्योंकि हम जब बॉडी को छोड़ रहे हैं तो वो कहाँ गिर रही है? नीचे, और नीचे जा रही है मतलब ज़रूर नीचे वाला फोर्स कैसा होगा? ऊपर से ज़्यादा। आप किसी बॉडी को हवा में छोड़िए गिरने के लिए और पानी में छोड़िए तो हवा में तेज़ी से नीचे गिरेगी और पानी में धीरे गिरेगी, क्योंकि पानी ना हवा से ज़्यादा रुकावट पैदा कर सकता है। तो इस वजह से, तो इसलिए जैसा इफेक्ट आपको हवा में गिरने का दिखेगा वैसा पानी में नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी ग्रेविटी उसको खींच रही है तो रफ्तार तो धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन एक टाइम पर अपवर्ड वाले दोनों फोर्सेस और नीचे वाले फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और नेट कितना हो जाएगा? 0। अच्छा भाई सुनिए, ओके बस ये सब लोग लिख चुके ना? अच्छा आप सुनो, अच्छा जिस टाइम पर आपकी बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी वो ऐसा वक्त होगा जब ऊपर वाले दोनों फोर्स नीचे वाले फोर्स को क्या कर देंगे? बैलेंस। अब भाई चुप हो जाइए और ज़रा इधर ध्यान दीजिए सब लोग। तो सुनना, अब हम यूज़ करते हैं इसके फाइनल एक्सप्रेशन को निकालने के लिए। हाँ बस देखिए अब ध्यान से, इसका मतलब जो ऊपर वाले दोनों फोर्सेस हैं U अप थ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स और इक्वल टू में वेट, ये चीज़ है। अब ऐसे में अगर मैं बोलूँ अप थ्रस्ट कितना है तो ये रहा आपके सामने 4/3, दिस इज पाई r³ सिग्मा इंटू में g प्लस विस्कस फोर्स है 6 पाई ईटा rv, और जो वेट है वो ये रहा आपके सामने 4/3 पाई इंटू में r³ रो और इंटू में g। हमने ये सारी चीज़ें एक साथ रख दी जो भी चीज़ें थी हमारे पास। अच्छा मुझे ना ये वाली वेलोसिटी निकालनी, इसी को क्या बोल रहे हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। तो मैंने एक काम किया, 6 उसके बाद पाई ईटा rv, इसको यही रहने दिया, इससे बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो 4/3 पाई इंटू में r³ रो इंटू में g और माइनस में 4/3 पाई इंटू में r³ सिग्मा और इंटू में क्या आ जाएगा? g। आप इसमें से देखिए 4/3 और पाई इंटू r³ और g ये सब कॉमन आ गया, आपके पास बचेगा क्या? रो माइनस सिग्मा और इक्वल टू में 6 पाई ईटा rv। अच्छा ये पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ एक r से एक r कैंसिल। अब आप इसे कट करेंगे 2 से तो हो जाएगा 3,
इसे 2 से कट किया तो 2, यहाँ पे मुझे v निकालना है तो ये रहा v एज इट इज, मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ। तो v अब हमें कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज v। तो v इज इक्वल टू ये 3 नीचे चला जाएगा तो ये 2 और नीचे 3 है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 2/9। उसके बाद यहाँ पर ईटा है वो भी नीचे चला जाएगा तो आप इसे लिख दीजिए g इंटू में r और ब्रैकेट में सिग्मा रो माइनस सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ईटा। और इस तरीके से ये मेरे पास वेलोसिटी निकल के आ गई एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी। जब आप इसे अपनी किताब में देखेंगे तो ये रहा वो वाला एक्सप्रेशन जो अभी अभी हमने पढ़ा, बस किताब में थोड़ा सा नोटेशन अलग यूज़ किया गया है। ये लिखा आपके पास वी टी, दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी, 2a², मैंने इसको r माने रेडियस को 2r² रो माइनस सिग्मा जी अपॉन में 9 ईटा। और आप यहाँ पर भी देखेंगे तो ये रहा 2r² सी जी रो माइनस सिग्मा अपॉन में 9 और साथ में क्या आ गया ईटा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी। अब आप नीचे एक लाइन लिखिए फिर आप इसे नोट कीजिएगा। When the body attains terminal velocity, when the body attains terminal velocity, when the body attains terminal velocity, अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो भाई, हो गया यहाँ तक क्लियर। अब देखो ये ना टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। अब ना हमें इस रिजल्ट को डिस्कस करना है भाई, और अब रिजल्ट का डिस्कशन बड़े ध्यान से और बहुत तरीके से समझना है आपको। आप हेडिंग लिखिए डिस्कशन ऑफ द रिजल्ट, डिस्कशन ऑफ द रिजल्ट। हम इस रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, discussion of the result. Point number 1, variation of velocity with time, variation of velocity with time, variation of velocity with time। और अब बोर्ड पर सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। मैं आपके सामने ना 2 एक्सिस बना रहा हूँ। मान लीजिए ये रही आपके पास आपकी एक पहली एक्सिस और ये रही दूसरी सेकेंड एक्सिस। तो ये दो एक्सिस मैंने आप लोगों के सामने यहाँ इस तरीके से बना दी, दिस इज योर एक्सिस। अच्छा, मैं ना इस वाली एक्सिस पर किसको प्लॉट कर रहा हूँ, टाइम को, और इस वाली एक्सिस पर हम रख लेते किस चीज़ को, वेलोसिटी को। तो एक एक्सिस पर हमने टाइम रख दिया और एक एक्सिस पर क्या ले लिया, वेलोसिटी। पूरा लिख लेना ठीक से। ये रहा ओरिजिन। अब ज़रा ग्राफ पर नज़र डालिएगा कैसा होता है। स्टार्टिंग में जब आप बॉडी को अपने हाथ में रखोगे तब शुरुआत में टाइम 0 मान लेते हैं और तब वेलोसिटी भी कितनी होगी, 0। मान लो मेरे पास एक स्टॉप वॉच है, स्टार्टिंग में टाइम कितना है, 0। जैसी बॉडी को छोड़ूंगा स्टॉप वॉच ऑन कर दूंगा, बॉडी गिरना शुरू हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी नापते जाओ और घड़ी में क्या देखते जाओ, टाइम। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। एक टाइम पर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा और उसके बाद मैक्सिमम होके कांस्टेंट। जब उसे देखा गया तो ये ग्राफ ना कुछ ऐसे करता हुआ नजर आया, इस तरीके का। अब ये ऐसे ग्राफ का मीनिंग ये समझ में आया कि शुरुआत में जब टाइम 0 था तब वेलोसिटी कितनी थी, 0। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया आपकी बॉडी की वेलोसिटी भी क्या होती चली गई, इंक्रीज। और इंक्रीज होते होते एक वक्त ऐसा आया कि अब आपकी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होते होते क्या हो गई, बिल्कुल मैक्सिमम।
और जिस टाइम पर मैक्सिमम होगी उसके बाद वो मैक्सिमम होगी क्या होगी, कांस्टेंट। अब टाइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी अब इंक्रीज नहीं हो रही है, और जो मैक्सिमम वेलोसिटी तक ये पहुंच पाया, मैं अगर उसे टी से दिखा दूं, हमने उसी का नाम क्या रख दिया, टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा आप देखना जरा, यहां पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मतलब यहां पर एक्सेलरेशन कितना है, 0। लेकिन आप अगर नोटिस करें तो पता लगेगा सर यहां तो वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। मतलब इस जगह पर आपका जो मोशन है वो कैसा है, दिस इज द एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब सिर्फ स्टार्टिंग में कुछ देर के लिए एक्सेलरेशन होगा, उसके बाद यहां पर आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 0, और आपकी बॉडी एक्वायर कर लेगी किसको, टर्मिनल वेलोसिटी को। मेरी बात समझ गए। आप कोई भी बॉडी लीजिए जो लिक्विड में डूब जाएगी, सबका ग्राफ ऐसा ही दिखेगा भाई। ये चीज ऑलवेज पहले बढ़ती जाएगी वेलोसिटी, फिर उसके बाद एकदम से क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। आप इसे ड्रॉ कर लीजिए, और यहां ए का मतलब एक्सेलरेशन है भाई, ध्यान रखना। हाँ हो गया तक सबको क्लियर। ओके अब दूसरी एक और बात सुनो, चुप हो जाइए और ध्यान दीजिए जरा सुनना। ये मैंने आपको पहला पॉइंट एक्सप्लेन किया। पॉइंट नंबर 2 प्लीज बातें नहीं। जब आप इस फॉर्मूले को देखोगे ना, टर्मिनल वेलोसिटी, दिस टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। नहीं बातें नहीं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अब जरा एक चीज बता रहा हूं, गौर से सुनना। इसका मतलब क्या है कि जिस बॉडी का रेडियस जितना ज्यादा होगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी उतनी ज्यादा, मतलब वो उतना ज्यादा फास्ट रफ्तार से गिरेगा, मतलब वो उतनी ही ज्यादा तेजी से कहां पर आएगा, नीचे। अच्छा आपने इस टॉपिक को पढ़ते वक्त अपने दिमाग में एक सेंस बना रखा, कोई कंटेनर है उसमें कोई लिक्विड है, मान लेते हैं वो लिक्विड क्या है, पानी। हमने लोहे की एक बॉल ली और उसको पानी में गिरा दिया। मैंने क्या बोला कि हम जो मोशन पढ़ रहे हैं वो किसी बॉडी का फ्लूइड में पढ़ रहे हैं, और फ्लूइड खाली लिक्विड नहीं होता, गैसेस भी क्या है, फ्लूइड। अब जरा आप समझिए, अगर आप कभी भी नोटिस करें तो इस फॉर्मूले के हिसाब से तो पता लग रहा है जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा गिरने की जो रफ्तार होगी वो उतनी ही कैसी होगी, ज्यादा। और यही वजह है कि जब कभी भी बारिश होती है और बारिश के दौरान कई बार आप नॉर्मल रहते हैं और फील हो रहा होता है कि मौसम ऐसा सा हो रखा है, बादल बादल से छाए हुए हैं, बारिश होने वाली है, एकदम से बहुत ज़्यादा मोटी मोटी बूंदें एकदम से गिरती हैं, उसके बाद छोटी बूंदें भी आती हैं और फिर एकदम से क्या होनी शुरू हो जाती है, बारिश। एक्चुअल में आसमान में जो बादल है, क्लाउड, उस क्लाउड में ना बारिश की बूंदें बनती है जो पानी कहाँ गिरता है, नीचे की तरफ। और जब वो नीचे गिरता है तब बहुत सारी अलग अलग साइजेस की बूंदें होती हैं, कुछ छोटे साइज की और कुछ बड़े साइज की। वो बारिश की बूंदें जिनका साइज ज़्यादा बड़ा है वो एक तरह से एक बॉल का काम कर रही हैं, और वो जिसके अंदर गिर रही हैं, ये जो हवा है ये किसका काम कर रहा है, फ्लूइड का काम। और उनमें से जिन बारिश की बूंदों का रेडियस ज़्यादा होता है उनकी टर्मिनल वेलोसिटी कैसी होती है, ज़्यादा। इसीलिए वो पहले गिरती हैं, और बाकी की जिनका साइज कम होता है वो कब गिरती हैं, बाद में। और यही वजह है कि बारिश की मोटी बूंदें पहले आती हैं और छोटी मोटी बूंदें कब आती हैं, बाद में। मेरी बात समझ में आ रही सबको। इतना ही नहीं, आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं सिंपल सा। अगर मान लीजिए आपके पास 2 पैराशूट है और वो दोनों पैराशूट में से एक पैराशूट का साइज छोटा है और एक पैराशूट का साइज कैसा है, बड़ा, और अगर दोनों को एक साथ लेकर के 2 लोग कूदे सेम वजन के, क्या लगता है कौन सा पैराशूट पहले नीचे आ जाएगा, बड़ा वाला, क्योंकि उसका रेडियस कैसा है, ज्यादा, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कैसी है, ज्यादा, और ज्यादा वेलोसिटी होने की वजह से वो जल्दी कहां पर आ जाएगा, नीचे। यही वजह है कि जब आप पैराशूट को लेकर के ऊपर से नीचे की ओर कूदते हो तब आपको फील ही नहीं होता कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 9.8। आप एकदम से जैसे ही कूदते हो ना तो एकदम से जरा सी देर के लिए आपकी रफ्तार बढ़ती है, फिर एकदम से जैसे ही पैराशूट खुलता है आपकी रफ्तार वापस बिल्कुल कांस्टेंट, और फिर आप कांस्टेंट रफ्तार से आराम से कहां गिर रहे होते हैं, नीचे। क्योंकि यहां पर यही वाला फिनोमेना चल रहा होता है, नीचे वाले वेट को
ऊपर वाले दो फोर्सेस क्या कर रहे होते हैं, बैलेंस। और जैसे ही दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होके कट जाते हैं, और कट के कितने हो जाते हैं, 0, आप पैराशूट से एकदम कांस्टेंट रफ्तार से कहां जाते हो, नीचे की तरफ। इसीलिए पैराशूट जितना ज्यादा बड़ा होता है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा, और आप उतनी जल्दी ही कहां पर आ जाओगे, नीचे आ जाओगे। तो ये चीज इसकी ही वजह से होती है। बात सबको समझ में आई? लिखिए पॉइंट नंबर 2, as v is directly proportional to r square, as v is directly proportional to r square, that is why bigger raindrops fall with a larger velocity compared to the smaller raindrops. फुल स्टॉप। हो गया यहाँ तक? अब एक बात तो हम लोगों ने समझ ली, पहला कि वेलोसिटी और रेडियस का क्या खेल है। अब नंबर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो वेलोसिटी आप देख रहे हैं, एज जैसा कि दिस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन द डेंसिटीज। ध्यान से सुनना, दोनों जो बॉडीज है जो आपने इसके अंदर डाली है उसकी डेंसिटी रो, और जिस लिक्विड में डाला है उन दोनों की डेंसिटी के जितना डिफरेंस होगा उसी डिफरेंस के ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर डिफरेंस ज़्यादा तो टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा, डिफरेंस कम तो टर्मिनल वेलोसिटी कम, और डिफरेंस 0 तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। अब जरा इस सेंस को समझना, ध्यान देना भाई सब लोग। वो मैं यहाँ से देख के बता रहा हूँ कि टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। अब इसमें ना 3 बातें हैं जो हम एक एक करके समझते हैं। इसी के तीनों पॉइंट्स गौर से सुनना, इसके आगे की बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर ए, सबसे पहली बात, पहले तो इसको अच्छे से जाना। मान लीजिए मेरे पास पानी है और एक स्टील की बॉल है, तो भाई स्टील की बॉल तो मेटल की है, तो उसकी डेंसिटी कैसी होगी, ज़्यादा, और पानी की डेंसिटी कैसी होगी, कम। आप स्टील की बॉल को पानी में डाल दीजिए, वो भी गिरेगी, एक टाइम पर उसकी भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी। उसी स्टील की बॉल को शहद में डाल दीजिए, वहाँ पर भी क्या होगी, टर्मिनल वेलोसिटी। मुझे बताओगे पानी और स्टील की बॉल में जो डेंसिटी का डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, ज़्यादा। लेकिन शहद और स्टील की बॉल में जो डिफरेंस होगा वो कंपैरेटिवली कम, क्योंकि शहद की खुद की भी डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, भले ही ज़्यादा फर्क ना हो, लेकिन हाँ जिसमें डेंसिटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा वहाँ टर्मिनल वेलोसिटी कैसे दिखेगी, ज़्यादा। इसका मतलब पानी में टर्मिनल वेलोसिटी स्टील की बॉल की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू शहद यानी कि हनी। और अगर आप ये सब ना भी सोचो तो नॉर्मली थिंक करो, आप बोलोगे हाँ सर आपने बढ़ाया तो था कि विस्कोसिटी पानी की कैसी है, कम, और शहद की कैसी है, ज़्यादा। अब जब आप शहद के अंदर बॉल को डालोगे तो विस्कस ड्रैग ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उसको गिरने में रुकावट कैसी होगी, ज़्यादा, और वो धीरे धीरे गिरेगा। लेकिन कंपैरेटिवली पानी में वो कैसे गिरेगा, ज़्यादा तेज़ी से। तो ये तो हम कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं, बट यहाँ से पता चली बात। अब यहाँ से पॉइंट नंबर 1 आता है, सबसे पहला ए पॉइंट, ध्यान देना, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं। नंबर 1, मान लीजिए अगर आपने एक स्टील की बॉल को पानी में डाला है, इसका मतलब जो बॉल आपने डाली उसकी डेंसिटी ज़्यादा है और जिस लिक्विड में डाली उसकी डेंसिटी कैसी है, कम। अच्छा आप एक बात बताना, जी 9.8 हमेशा पॉजिटिव, रेडियस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, विस्कोसिटी भी हमेशा पॉजिटिव है। इन दोनों में ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये जो टर्म आएगी वो कैसे आएगी, पॉजिटिव। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट कि आपका ये जो रो माइनस सिग्मा है ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और ये पॉजिटिव आने का मतलब है कि आपकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो कैसी आएगी, पॉजिटिव। और इस बार याद रखना, बॉडी के नीचे गिरने को हमने पॉजिटिव माना है, तो इसलिए आप इसको ऐसे दिखा दोगे, इट मीन्स कि इस बार आपकी टर्मिनल वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है, यानी कि जो बॉडी है वो पानी के अंदर कहां चली जाएगी, नीचे। इसका मतलब हमेशा एक बात याद रखना, ऐसी बॉडीज जिनकी डेंसिटी लिक्विड से कैसी होगी, ज्यादा, उनकी टर्मिनल वेलोसिटी कैसी होती है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब ये है कि वो पानी के अंदर चले जाएंगे, इसका मतलब वो पानी के अंदर नीचे चले जाएंगे, यूं कहिए कि वो पानी में डूब जाएंगे। यही वजह है कि आप एक लोहे की कील ले लीजिए, छोटी सी कील, उससे पानी में डालिए, वो पानी में डूब जाएगी, क्योंकि कील जो है या जो सुई है उसकी डेंसिटी पानी से कैसी है, ज़्यादा।
मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज ले लेते हैं जो इस बात को फॉलो नहीं करती, आप एक ईंट ले लीजिए, ईंट किससे बनी है? मिट्टी से, पत्थर से, इन्हीं से बनी है। या फिर एक चट्टान लीजिए, चट्टान की डेंसिटी लिक्विड से कैसी है? ज्यादा। इसलिए जैसे ही आप उसको लिक्विड में डालेंगे उसकी डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है, टर्मिनल वेलोसिटी पॉजिटिव, और वो बॉडी कहां गिर जाती है? नीचे। इसलिए अगर कभी भी वाइवा में टीचर आपसे पूछे सिंपल वे में कि भाई मेरे पास एक मेटल की बॉल है, मैं पानी में डालता हूं तो वो नीचे क्यों डूब जाती है, तब आप बता देना कि सर उसकी डेंसिटी लिक्विड से कैसी है? ज्यादा, और उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। और इसलिए हमेशा ये एक रूल की तरह याद रखना, हमेशा ज्यादा डेंसिटी वाली चीज कम डेंसिटी वाली चीज के अंदर क्या हो जाती है? डूब जाती है। ध्यान रहेगी बात सभी को। और इसे अब आप लिख लीजिए। पहले ये लिखेंगे नंबर 3, फिर उसका पॉइंट नंबर 1। हाँ, नहीं, कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब मान लो मैं लिक्विड बदलता जाऊं बार बार, तब थोड़े ना होगा। समझ गए क्या बोल रहा हूँ? मैं बॉल को शहद में भी डालूं, पानी में भी डालूं, इसमें तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। हाँ भाई, लिख लिया सभी ने यहाँ तक? अब दूसरा पॉइंट, बस शांत हो जाइए सब लोग, सुनिए। अब इसका बी पार्ट, आवाज नहीं। अगर मान लीजिए डेंसिटी रो कम है किससे? सिग्मा से। इस बार आप ऐसी बॉडी ले रहे हैं जिसकी डेंसिटी लिक्विड से भी कम है। मतलब जिस लिक्विड में आप डुबोने जा रहे हैं बॉडी को, उसकी ही डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड की और बॉडी की डेंसिटी कम है। अच्छा, अगर ये कम और ये ज्यादा, तो ऐसे में तो आपका रो माइनस सिग्मा जो है वो कैसा आएगा? नेगेटिव। और नेगेटिव आने का मतलब आपकी टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव, और नेगेटिव टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब अब बॉडी की वेलोसिटी नीचे नहीं, कहां पर दिखाई देगी? ऊपर। इसका मतलब इस सिचुएशन में आपकी बॉडी अब पानी में या लिक्विड में डूबेगी नहीं, वो कहां पर उठ जाएगी? ऊपर की तरफ। जैसे आप लोग अगर देखें तो जो फुटबॉल होती है, उस फुटबॉल में क्या भरी होती है? हवा। या गुब्बारे में भी क्या भरी होती है? हवा। और हवा की डेंसिटी पानी से कैसी होती है? कम। जब आप किसी गुब्बारे को जबरदस्ती पानी में डालने की कोशिश करते हो तो क्योंकि उसकी डेंसिटी लिक्विड से कम है, अपने आप ही उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? नेगेटिव। और वो बॉडी पानी में डूबने के बजाय अपने आप ही कहां जाती है? ऊपर की तरफ। और क्यों आती है? क्योंकि इसकी वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव। अभी रुकना, ध्यान से, आवाज नहीं प्लीज। एक चीज और आपको समझाता हूं। हमसे ये पूछा जाता है पेपर में, एग्जाम का सवाल है जो बताने जा रहा हूं। आपने सोडा वाटर की बोतल, या फिर मान लीजिए आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोक हो गया या पेप्सी हो गया या स्प्राइट हो गया, जब हम इन्हें लाते हैं और लाने के बाद जैसे ही इनके ढक्कन को ओपन करते हैं, इनमें से ना गैस के बबल्स कहाँ निकलते हैं? बाहर। कहते हैं कि इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो इसके अंदर जबरदस्ती कंप्रेस करके डाल दी जाती है। कहते हैं इससे ना इसका टेस्ट ना थोड़ा कड़क कड़क सा लगता है, जीभ पर हमें फील होती है और जिसकी वजह से हमें इसका टेस्ट ज़्यादा बेटर लगता है। तो कहते हैं उसके अंदर जो आपने कंप्रेस करके कार्बन डाइऑक्साइड डाली है, जिसको दबा के ढक्कन बंद कर दिया है कस के, जैसे ही आप खोलते हो एकदम से ना आवाज़ सी आती है, फील होता है कि इसमें से क्या निकल रही है? गैस। और जैसे ही गैस निकलने के बाद आप उसे ग्लास में डाल करके रख देते हो ना, तो आपको उसमें से क्या निकलते हुए दिखेंगे? बबल्स। एक्चुअल में उसी लिक्विड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? एक्सपैंड। और एक्सपैंड करके उसके क्या बनते हैं? बबल्स। और वो बबल्स क्या हैं? गैसेस। और गैसेस की डेंसिटी लिक्विड से क्या होती है? कम। और कम डेंसिटी वाली चीज ज्यादा डेंसिटी में कभी भी डूबती नहीं है, इसलिए सारे के सारे बबल्स अपने आप ही कहां जाते हैं? ऊपर की तरफ। इतना ही नहीं, एक और चीज सुनिए। हमारे आसमान में ऊपर की तरफ ना क्लाउड्स हैं। कभी किसी ने शायद ऐसा ना सोचा हो कि यार ग्रेविटी खाली हम पे ही लगती है, क्लाउड्स पे भी तो लगती है, उसे भी नीचे आ जाना चाहिए। बहुत लोग जवाब देंगे सर क्लाउड तो बड़ा हल्का होता है इसलिए वो ऊपर रह जाता है। एक्चुअल में वजह ये नहीं है। आप कह सकते हैं ऐसा कि हाँ हल्का होता है, रियलिटी इज दिस कि जो क्लाउड की डेंसिटी है ना, वो हमारी एयर की डेंसिटी से भी कैसी है? कम। इसलिए क्लाउड्स की भी टर्मिनल वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव। इसलिए वो हमेशा ही कहाँ रहते हैं? ऊपर। मतलब क्योंकि उनकी डेंसिटी कम है और एयर की डेंसिटी ज्यादा, और कम डेंसिटी वाली चीज ज्यादा डेंसिटी में कभी भी डूबती नहीं है, इसलिए क्लाउड हमेशा ही कहाँ रहते हैं? ऊपर की तरफ, वो नीचे की ओर नहीं आते। आप सबसे पहले इसे लिखो, फिर मैं आगे की बात बताता हूं। अब लिखिए इसके आगे साथ में, दैट इज वाई
एयर बबल इन अ लिक्विड, एयर बबल इन अ लिक्विड and clouds in a sky are seen to move in the upward direction, are seen to move in the upward direction, are seen to move in the upward direction. Full stop. तीसरा एक और पॉइंट सुनिएगा सब लोग। अगर मैं सी पार्ट की बात करूं, इफ ये देखो, ये थर्ड का ए बी और ये सी पार्ट है। अगर मान लीजिए रो और सिग्मा एक दूसरे के क्या हो जाए, इक्वल, तो जैसे आप इन्हें इक्वल रखोगे आपकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब अगर आपने किसी ऐसी बॉडी को जिसकी डेंसिटी लिक्विड के ही बराबर है उसके अंदर डाल दिया, तो जहां पे आप बॉडी को डालोगे वो वहीं की वहीं रहेगी, उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, 0, क्योंकि ना वो नीचे जाने वाली है ना ही वो ऊपर आने वाली है, वो जहां पर है वैसी के वैसी ही मौजूद रहेगी। मीनिंग क्लियर है? अगर आप इसे देखना चाहें एक एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिए आप एक ना कांच का बर्तन ले लीजिए, वेसल, उसके अंदर ना लिक्विड ले लीजिए, कोई भी एक लिक्विड, और उस लिक्विड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, एक में रेड कलर डाल दीजिए और एक में डाल दीजिए सपोज कर लीजिए ग्रीन कलर, और उन दोनों को ऐसे रखिए कि उनकी डेंसिटी बिल्कुल कैसी रहे, बिल्कुल सेम। आप अगर रेड कलर वाला लिक्विड डाल देते हैं बर्तन के अंदर और ऊपर से ग्रीन वाला डालें बहुत ध्यान से, तो आपको दिखेगा कि ग्रीन वाला जहां पर जाके गिरा है वो वहीं का वहीं रुका है, वो अपने आप नीचे नहीं जाएगा, ना ही अपने आप कहां जाएगा, ऊपर, क्योंकि दोनों की डेंसिटी कैसी है, बिल्कुल सेम। और यही वजह, कई लोग ना ऐसे दिखाते भी यूट्यूब के ऊपर कि वो क्या करते हैं, पानी लेते हैं उसमें ऑयल डाल देते हैं, ऑयल एकदम से कहाँ जाना शुरू हो जाता है, नीचे, कहीं कहीं पर पानी अपने आप कहाँ जाना शुरू हो जाता है, ऊपर, और जैसे ही उसको पलट देते फिर से रिएक्शन पलट जाती है। रिएक्शन मतलब जो भी प्रोसेस होता है वो बदल जाता है। एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा था, कम डेंसिटी वाली चीज़ अपने आप ही कहाँ उठ के आ रही होती है, ऊपर, और ज़्यादा डेंसिटी वाली चीज़ अपने आप कहाँ जा रही होती है, नीचे। जब ये पूरा सब प्रोसेस हो जाता है, ज़्यादा डेंसिटी वाली नीचे, कम डेंसिटी वाली ऊपर, उस चीज़ को, मशीन को फिर से क्या कर देते हैं, उल्टा, और फिर से यही प्रोसेस क्या हो जाता है, रिपीट। देखा होगा यूट्यूब पर आप लोगों ने ऐसी चीजें, तो वो इसी के पीछे का रीजन होता है। इसे आप लिख लीजिए, इफ रो इज इक्वल टू सिग्मा, वी इज 0। अब लिखिए, द बॉडी रिमेन्स सस्पेंडेड इन द फ्लूइड, द बॉडी रिमेन्स सस्पेंडेड इन द फ्लूइड, द बॉडी रिमेन्स सस्पेंडेड इन द फ्लूइड। ओके, अब एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना भाई। फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तसल्ली से चीज़ को समझना। आप लोगों ने ना कई सारी मूवीज़ देखी होंगी, कई बार सुना भी होगा कि जैसे अगर कई बार किसी को मार दिया जाता है जान से, तो मारने के बाद उसको पानी में फेंक देते हैं लाश को, और मूवीज़ में भी वो तो बोलते हैं वो पत्थर के साथ बांध के फेंकियो, नहीं तो लाश तैर के ऊपर आ जाएगी। उसके पीछे की वजह ना कहीं तक क्या होती है, डेंसिटी भी होती है, और भी रीजन्स होते हैं, बट डेंसिटी होती है। जब कोई भी इंसान मर जाता है तो मारने के बाद अक्सर कई बार ऐसा होता है कि लाश को ना पानी में फेंक दिया जाता है। कभी कभी तो पानी में लाश ना डूब जाती है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक उसमें डूबी नहीं रहती। धीरे धीरे ना लाश, लोग कहते हैं आम भाषा में कि लाश ना फूल करके कहाँ पर आ जाती है, ऊपर। एक्चुअल में जब लाश ना पानी के अंदर चली जाती है, किसी चीज़ से दब गई, तब तो वो वहीं रुकी रहेगी, लेकिन उसके अंदर जब बॉडी मर जाती है तब उसके अंदर जो भी चीज़ें, कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं जो उसकी बॉडी को अंदर से खाते हैं, तो अंदर से बॉडी धीरे धीरे खोखली होनी शुरू हो जाती है, और अंदर कई सारी रिएक्शंस वगैरह होती है जिसकी वजह से गैसेस वगैरह भी बनती हैं, और इस वजह से अंदर का पार्ट ना बॉडी का खाली होना शुरू हो जाता है। अब बॉडी का साइज उतना ही, अंदर गैसेस और ज़्यादा बढ़ गई हैं, मसल्स खत्म हो गए क्योंकि कीड़े मकोड़े ने उनको खा लिया है, तो जिसकी वजह से बॉडी की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम। अब पानी की डेंसिटी ज़्यादा, कंपैरेटिवली बॉडी की डेंसिटी कम, तो कम डेंसिटी वाली चीज़ ज़्यादा डेंसिटी में डूबती नहीं है, इसलिए लाश ना अपने आप तैर करके कहाँ जाती है, ऊपर, और लोग कहते हैं कि लाश फूल गई, और फूल करके कहाँ पर आ गई, ऊपर। तो इससे आपको एक सबक मिलता है कि कभी भी लाश अगर पानी में डालनी है तो पत्थर के साथ बांध के डालना, नहीं तो वो फूल करके कहाँ पर आ जाएगी, ऊपर। गधो, ऐसा मत करना, मारना गलत बात होती है, ठीक है। ये बस मैं फिजिक्स का रीजन, लॉजिक बताता। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ। एक ना पत्थर आता है जिससे ना लोग ना अपनी त्वचा को रगड़ के चमकाते हैं, साफ करते हैं, उसमें छोटे छोटे ना छेद होते हैं। वो पत्थर भी ना पानी में डूबता नहीं है भाई। मैं नेक्स्ट क्लास में अगर होगा तो मैं लेके आऊँगा, देख के कहीं से। उसे पानी में डालोगे तो डूबेगा नहीं, क्यों? उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन होल्स में ना एयर भरी होती है, और एयर की जो डेंसिटी है वो लिक्विड से क्या होती है, कम, और ऐसा देखने में लगता है कि यार ये पत्थर पानी के अंदर क्या कर रहा है, तैर रहा है। अच्छा, हमने पुराने ज़माने में ऐसी कहानियाँ भी सुनी है
रामायण कथा के अंदर। अब उसमें क्या था, अभी में क्या है, इसके बारे में तो बताना बड़ा मुश्किल है कि तब क्या था, लेकिन आज के टाइम पर ऐसी चीजें आपको दिख सकती हैं। जो पत्थर है वो पानी में तैर भी सकता है, ऊपर से वो पूरा एकदम सॉलिड बनाओ, लेकिन हो सकता है अंदर कोई जगह हो जिसके अंदर आप क्या भर दो, एयर। तो सामने वाला देख के सोचेगा अरे ये तो जादूगरी कर रहा है, पत्थर तैर रहा है, जबकि ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ऐसा तब होगा जब उसकी ओवरऑल डेंसिटी लिक्विड से कैसी हो, कम हो। मीनिंग समझ गए सब लोग क्या बोल रहा हूँ, यहां तक ये बात समझ गए। अब ना भाई ये वाला पार्ट हो गया, एक चीज और बताता हूं सुनना। इस फॉर्मूले को जब आप देखेंगे, इस फॉर्मूले को जब आप देखेंगे तो इससे एक और चीज पता लगती है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये रहा चौथा पॉइंट कि ये ना विस्कोसिटी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नंबर 4, आवाज नहीं, दिस टर्मिनल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये है जिसकी विस्कोसिटी जितनी ज्यादा उसमें टर्मिनल वेलोसिटी उतनी कम। आप लोग मुझे एक सवाल का जवाब दो, मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेरे पास ना 5-5 फुट की बड़ी बड़ी ट्यूब्स हैं, सिलिंड्रिकल ट्यूब कांच की, एक में पानी भरा है और एक में शहद भरा हुआ, और दोनों में मैंने ना एक बॉल को डाल दिया, और आपसे ये पूछूं कि दोनों में से विस्कोसिटी किसकी ज्यादा है, शहद की, और कम किसकी है, पानी की। तो इसका मतलब है जिसकी विस्कोसिटी कैसी होगी, ज्यादा, उसमें टर्मिनल वेलोसिटी कैसी होगी, कम। इसका मतलब शहद में उस बॉल को गिरने में टाइम कैसा लगेगा, ज्यादा, और पानी में गिरने में कैसा लगेगा, वक्त। इसका मतलब जिसकी विस्कोसिटी जितनी ज्यादा उस मीडियम में टर्मिनल वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, नंबर 4, V is inversely proportional to eta. The more viscous the fluid, the more viscous the fluid, the more viscous the fluid, smaller is the terminal velocity. 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 हो गया यहाँ तक सबको क्लियर? अब भाई जब आप इसे देखेंगे ना तो ये फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ चुके, ये रहा एक छोटा सा सवाल, और ना हम इस छोटे से क्वेश्चन को अब सॉल्व करने जा रहे हैं। और देखना बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ चुका है। कैसे करना है आप ध्यान दीजिएगा जरा, आवाज़ बिल्कुल नहीं, पूरे सवाल को ढंग से समझना, क्या क्या गिवन है उसके हिसाब से ही काम करना है हमें। देखिए ज़रा, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। पहले सवाल पढ़ते हैं, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए कॉपर बॉल, देख लो भाई मेटल की बॉल है, रेडियस 2 मिलीमीटर, और मैंने कहा था हमारे सिलेबस में स्फेरिकल बॉडी है 2 mm, यानी कि 2 mm रेडियस का मतलब हो गया 2 × 10⁻³ मीटर, ये इसका रेडियस है। फॉलिंग थ्रू अ टैंक ऑफ ऑयल 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब इन्होंने टर्मिनल वेलोसिटी दे रखी है 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये है टर्मिनल वेलोसिटी। लेकिन बात सुनना ध्यान से, ये मीटर ये सेंटीमीटर दोनों को सेम यूनिट में बदलो, और उसके लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये बन गया मीटर पर सेकेंड। होता है ना भाई, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। कंप्यूट द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल, आपको ये बताना है कि इस ऑयल की विस्कोसिटी क्या होगी, यानी कि ईटा एट दिस टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर पर। द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज दिस, देखो भाई जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो से दिखाई, सिग्मा से दिखाई थी 1.5 × 10⁻³ किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब, और साथ में लिखा है द डेंसिटी ऑफ द कॉपर इज दिस, और आपको कॉपर की डेंसिटी दे रखी है, दिस इज 8.9, तो मैं इसको लिख देता हूँ रो इज इक्वल टू में 8.9 × 10⁻³ एंड दिस इज किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। अब भाई आपको सब कुछ गिवन है, आप लोगों को विस्कोसिटी ईटा कैलकुलेट करना है। चलिए अब हम इसे निकालना स्टार्ट करते हैं, कैसे आप सुनिएगा ध्यान से। एज जैसा कि हम जानते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है 2/9, यहाँ पर g × r² ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा अपॉन में क्या आ जाएगा, दिस इज ईटा। मुझे ईटा निकालना है, आप इसे लिए इधर ले आइए और v को नीचे ले जाइए। तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं ईटा इज इक्वल टू में, ये रहा आपके पास 2/9 इंटू में g इंटू में r² ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा अपॉन में टर्मिनल वेलोसिटी vt। आप इन सबको रखिए 2 एज इट इज, g की वैल्यू 9.8, r रेडियस, और रेडियस हमें पता है 2 mm 2 × 10⁻³ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज 2,
इंटू टेन रेज़ टू द पावर -3 इसका स्क्वायर, ब्रैकेट स्टार्ट, रो माइनस सिग्मा, रो ये रहा आपके सामने 8.9 इंटू 10 की पावर 3 और माइनस सिग्मा आपके पास ये रहा 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 और ब्रैकेट क्लोज और अपॉन में 9 इंटू में वीटी, तो 9 की जगह 9 और टर्मिनल वेलोसिटी हमें दे रखी है 6.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 और आप इसकी कैलकुलेशन खुद करेंगे और यहाँ से जो रिजल्ट आएगा 9.9 इंटू 10 पर -1, तो आप इसे लिखेंगे 9.9 इंटू 10 पर -1। किसी को यूनिट याद है इसकी? क्या चीज़? पास्कल सेकंड, और पॉइजली भी बताई थी ना, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड भी बताई। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए। ये कौन सा एग्जाम्पल था? 9.9। अब भैया आज की क्लास हुई ख़त्म, लेकिन अभी बता रहा हूँ साफ साफ, अगला जो टॉपिक है उसका नाम है सरफेस टेंशन। अगर आपने नेक्स्ट क्लास नहीं ली तो आगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा और ये टॉपिक फिर आपके लिए मुसीबत बना रहेगा भाई, समझने में बहुत दिक्कत होगी। लॉजिकल टॉपिक है, ध्यान से देखना, छुट्टी मत करना कोई भी। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास के